हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का विषय जो भूगोल है यानी जियोग्राफी के जो सेकेंड पेपर होते हैं, अर्थात कि मानव भूगोल यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर में जिस चीज़ का पेपर होगा उसका नाम है मानव भूगोल। और मानव भूगोल का ही जो नवीनतम पाठ्यक्रम हम देखेंगे आज, और जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 पर आधारित होगा। तो विषय भूगोल का जो सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होगा मानव भूगोल, उसी का हम आज से देखेंगे सिलेबस। इस सिलेबस में टोटल 8 यूनिट दी गई हैं और 8 यूनिट को हम देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहली यूनिट है। यहाँ पर पहली यूनिट में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। पहले यूनिट में हमें मानव भूगोल यानी मानव भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा। जैसा कि हम जानते हैं मानव भूगोल यानी कि मानव और भूगोल यानी कि मानव और भूगोल में किस तरीके से संबंध है, इन्हीं चीज़ों का हमें अध्ययन करना। तो मानव भूगोल एक प्रकार से भूगोल की ही शाखा है। भूगोल की मुख्यतः 2 शाखा है, एक भौतिक भूगोल तथा दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल फर्स्ट सेमेस्टर में जिसका पेपर हमने दिया, और उसी के बाद जो सेकेंड सेमेस्टर में होता है वो मानव भूगोल, जिसकी हम सेकेंड शाखा का पेपर देते हैं। तो मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल एक प्रकार की भूगोल की शाखा है जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण तथा मानव के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। अब हम चलते हैं, इसके अर्थ को जानेंगे, यानी कि मानव भूगोल की अवधारणा को देखेंगे, इसके अर्थ को, इसकी प्रकृति को और इसके कार्य क्षेत्र, अर्थात ये मानव भूगोल किन किन क्षेत्रों में किन किन विषयों तक फैला हुआ है, मानव भूगोल की कहाँ तक पहुँच है, किन किन सब्जेक्ट तक, है ना। तो मानव भूगोल की क्या प्रकृति है और उसके क्षेत्र क्या है, इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन यूनिट फर्स्ट में करना है। अब हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट में ही विशेष पुराणों के संदर्भ में भारत में भौगोलिक समझ का जो विकास हुआ है उसका भी हमें अध्ययन करना है कि आखिर पुराणों के संदर्भ में हमारे जो भौगोलिक परिवेश थे उन पर हमारा कैसा विकास हुआ, उनके विकास के स्तर को लेकर हमारी समझ कैसे विकसित हुई, है ना। अब चलते हैं हम यूनिट 2 की ओर, देखते हैं कि यूनिट 2 में हमें किन किन टॉपिक्स को स्टडी करना है। यूनिट 2 में हमें मानव पर्यावरण संबंध के विषय में अध्ययन करना है, अर्थात मानव और पर्यावरण आपस में किस तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं या एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इन्हीं चीज़ों का हमें यूनिट 2 में अध्ययन करना है। तो मानव ना तो पर्यावरण के बिना रह सकता और ना पर्यावरण मानव के बिना, तो एक दूसरे से दोनों ही बंधे हुए हैं। तो मानव के लिए पर्यावरण का अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यक है। को रहने के लिए उसे आदिवास जो स्थल खंड है, उसे जल की आवश्यकता है, ये सभी चीज़ों के लिए वो पर्यावरण पर डिपेंडेंट होता है। अब इसी तरीके से इसी सिद्धांत पे मुख्यतः 3 ऐसे सिद्धांत बने, जैसे निश्चयवाद, संभववाद और नव-निश्चयवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रत्येक वर्ष इसमें से कोई ना कोई एक सिद्धांत आता ही है। तो निश्चयवाद या संभववाद या नव-निश्चयवाद, इनमें से प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई एक सिद्धांत आएगा ही, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। अब हम यहाँ पर निश्चयवाद को नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है। अब हम चलते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 में पूछा गया है जनसंख्या वितरण। यूनिट 3 में हमें देखना है जनसंख्या का वितरण, यानी कि मानव भूगोल के तहत हमें स्टडी करना है कि जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ पर किस तरीके से है, यानी विश्व भर में जनसंख्या का जो भी वितरण है वो किस तरीके से है। यानी कि कहीं पर किसी देश में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है, किसी देश में बहुत कम जनसंख्या होती है, तो इसके कारण, इसके प्रभाव, इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन करना होगा। अब इसी के आगे हम देखते हैं विश्वव्यापी प्रवचन, यानी कि विश्व भर में जो जन्म दर है उसमें उसका अध्ययन करना है कि किस देश में किस में जन्म दर ज़्यादा है किस देश की, और किस देश में कहाँ पर कम है, तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन करना है। उसके बाद वैश्विक प्रवास देखना है, यानी कि ग्लोबल माइग्रेशन के विषय में देखना है कि लोग जो प्रवास करते हैं एक देश से दूसरे देश, एक ग्राम से एक दूसरे ग्राम में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, तो ये किन कारणों से जाते हैं, और साथ ही साथ इसके जो कारण होते हैं उनको अध्ययन करना, और साथ ही साथ इन चीज़ों से क्या परिणाम होता है, क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इसके क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, तो उन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन यूनिट 3 में करना है। साथ ही साथ इसके बाद अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, और अधिक जनसंख्या किसी देश में हो जाए तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, उसके क्या प्रॉफिट्स होते हैं, और किसी देश में जनसंख्या कम हो जाए तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, इस सभी चीज़ों की अवधारणा का अध्ययन करना है यूनिट 3 में। अब हम चलते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 में हमें अध्ययन करना है
मानव आदिवास बस्ती। मानव आदिवास को हम बस्ती के नाम से भी जानते हैं। तो मानव भूगोल में एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि मानव आदिवास यानी कि मानव रहेगा कहाँ पर, तो उसके लिए मानव एक बस्ती बनाता है। और इस बस्ती की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसके प्रकार क्या हैं, ग्रामीण और शहर में किस तरीके से बस्तियों में विशेषताएं और उसमें डिफरेंस होते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हमें इस यूनिट में करना है। मानव शहरों में अलग तरीके से रहता है, ग्रामीणों में अलग तरीके से घर बनाता है। तो वो परिवेश के आधार पर और पर्यावरण के आधार पर वो अलग अलग परिस्थितियों के आधार पर अपने आदिवास को, जो अपने बस्ती को, अपने घर को, अपने मकान को उसी की स्थिति पे बनाता है। तो उसके बाद हम देखते हैं भारत के विशेष संदर्भ में घर का प्रकार यानी कि घर का प्रकार और उसका वितरण किस तरीके से है, इन चीज़ों का भी अध्ययन करना है। यानी कि भारत में ही आप देख लीजिए कि साउथ में, उत्तर में अलग अलग तरीके से घर के कल्चर बनाने के कल्चर हैं। उनकी पर्यावरण स्थिति के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से अपना घर बनाते हैं। पूर्व भारत में अलग तरीके से, पश्चिम में अलग, तो अलग अलग पर्यावरण के आधार पर वो अपने आदिवास यानी बस्तियों को बनाते हैं। अब अगले यूनिट की ओर चलते हैं, यूनिट 5 में हमें अध्ययन करना है आदिम अर्थशास्त्र। आदिम अर्थशास्त्र अर्थात प्राचीन काल में लोग जो, यानी कि शुरुआती काल में, या देखा जाए कि जब वो प्राचीन काल में जो मानव थे उन्होंने भोजन, वो अर्थशास्त्र यानी कि अपने आर्थिक गतिविधियों के लिए भोजन संग्रहण, शिकार, पशुपालन, मछली पकड़ने, लकड़ी काटने, आदिम कृषि यानी कि शुरुआती स्तर पर कृषि, तो इन चीज़ों की प्रक्रिया पर निर्भर थे। तो जो मानव भूगोल है इसका अध्ययन एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस मानव भूगोल के अंतर्गत हम ये बात समझें कि जो शुरुआती स्थिति में, प्राचीन स्थिति में भोजन संग्रहण, शिकार, पशुपालन और मछली पकड़ने की जो प्रक्रिया थी, उन्हीं के आधार पर जो आर्थिक गतिविधि है वो तेज की जा सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की ओर, और अगला यूनिट है यूनिट 6। यूनिट 6 में हमें पढ़ना है सांस्कृतिक क्षेत्र यानी कल्चरल एरियाज जो होते हैं। तो सांस्कृतिक प्रदेश किन किन आधारों पर बनाए जाते हैं। तो कोई भी क्षेत्र जो होता है किसी विशेष अपनी विशेषताओं के कारण जाना जाता है, तो उसे सांस्कृतिक प्रदेश कहते हैं। तो उसके बाद देखते हैं सांस्कृतिक, तो इस तरीके से भारत में कई तरीके से स्टेट जो होते हैं, वो कई सारे जिले जो होते हैं अपने सांस्कृतिक कल्चर के कारण जाने जाते हैं। उसके बाद देखते हैं सांस्कृतिक विचरण यानी कि सांस्कृतिक जो प्रदेश हैं उनका विस्तार, या फिर सांस्कृतिक जो प्रदेश हैं उनका अलग अलग, मतलब कि पूरे भारत में अलग अलग विशेषताओं के आधार पर क्षेत्र जाने जाते हैं। और सांस्कृतिक जो कल्चर है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृति है। अब देखते हैं मानव प्रजातियाँ जो नस्ल हैं वो, इनके विषय में अध्ययन करना। धर्म का अध्ययन करना है कि अलग अलग क्षेत्रों में धर्म का भी प्रचार प्रसार अलग अलग तरीके से। भाषा यानी कि आप देख सकते हैं भाषा के आधार पर भी सांस्कृतिक प्रदेश जाने जाते हैं, धर्म के आधार पर भी जाने जाते हैं। तो इन सभी के आधार पर सांस्कृतिक प्रदेशों के आपको अध्ययन करना है। इन सभी पॉइंट को आपको यूनिट 6 में अध्ययन करना है। अब हम चलते हैं यूनिट 7, और यूनिट 7 में हमें अध्ययन करना है विश्व की जनजातियाँ। विश्व की जनजातियाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें से कोई ना कोई एक आता ही है। एस्किमो, उसके बाद किर्गिज, बुशमैन, मसाई, सेमान और पिग्मी। आपको इन्हीं 6 जनजातियों के विषय में पढ़ना है। यानी कि विश्व की जो जनजातियां हैं, एस्किमो, किर्गिज, बुशमैन और मसाई, सेमांग और पिग्मी, ये 6 इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में इन्हीं जनजातियों को आपको अध्ययन करना है कि विश्व भर में ये जो जनजातियां हैं इनके रहन सहन, इनके कल्चर क्या हैं, इनके ये रहने के तरीके, इनके आर्थिक गतिविधियों के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनके निवास स्थल कैसे होते हैं, तो इनकी सामाजिक व्यवस्था कैसे है। तो इन सभी चीज़ों का हमें अध्ययन यूनिट 7 में विश्व की जनजाति में करना है। अब हम चलते हैं यूनिट 8, और यूनिट 8 में हमें भारत की जनजातियों के विषय में पढ़ना है। भारत में भी कई सारी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि भोटिका, गद्दी, थारू, भील एवं गोंड। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इन सभी की जो जनजातियां हैं, इन सभी के रहन सहन, इनके निवास क्षेत्र, इनके भोजन, वस्त्र तथा आश्रय, इनकी सामाजिक व्यवस्था, इनके रहन सहन, इनके जो
जीवन शैली है उन सभी का अध्ययन करना ही आपको है। और भारत की जनजाति में इन सभी चीज़ों को आपका अध्ययन करना, और इसमें से प्रत्येक बार कोई ना कोई एक जनजाति आती ही है। तो ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। तो ये हमने देखा सिलेबस मानव भूगोल का ये 8वां यूनिट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ह्यूमन जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो आप सभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर मैंने इस वीडियो की लिंक दे रखी है। आप वहाँ से जाकर ह्यूमन जियोग्राफी यानी मानव भूगोल के प्रीवियस ईयर पेपर जो पिछले वर्ष ही हुआ है उसका आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं। उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनसे आपको आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी कुछ हेल्प हो सकेगी। तो आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो से मदद मिल सके। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।